हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। माय डियर, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सारे के सारे डिबेंचर्स के टॉपिक्स कवर किए थे। हम लोगों ने डिबेंचर्स में राइट ऑफ भी खत्म किया था। उसके बाद मैंने आपको एक हफ्ते का टाइम दिया, 1 वीक का टाइम दिया, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर पाओ शेयर्स या कि ये कहूँ आपसे मैं कंपनी अकाउंट्स और पार्टनरशिप। मैंने कहा था 60 के 60 नंबर की पूरी कवर्ड थी। 60 के 60 नंबर मैंने आपको YouTube पे डाल के दे दिए थे और आपको बस उनकी प्रैक्टिस करनी थी। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने उनकी प्रैक्टिस की होगी और जो भी डाउट्स हो माय डियर मुझसे डिस्कस करते रहे। कई स्टूडेंट्स ने डिस्कस भी किए हैं और जिन्होंने अभी तक नहीं किए, जिनकी क्वेरीज अभी रह रही हैं, तो माय डियर मोस्ट वेलकम है। क्वेरीज आप पिछली भी ला सकते हो, ठीक है जी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर से। 7 नंबर का चैप्टर है ये, 7 नंबर का। 20 नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग, मतलब 60 की मैं कर चुका हूं बात। 60 नंबर में 36 नंबर की पार्टनरशिप थी और 24 नंबर की कंपनी है, उनका डिस्कशन मैं कर चुका हूं। 80 नंबर का पेपर है सीबीएसई का, तो उसके बेसिस पे 20 नंबर, जिसमें आपके 3 चैप्टर मेनली आते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जो हमारे नया फॉर्मेट है बैलेंस शीट का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, और उनके जो रूल्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है, फिर हमारे के पास रेशियो एनालिसिस है। कैश फ्लो स्टेटमेंट 8 नंबर का चैप्टर है, उसमें 6 नंबर का एक तो बड़ा क्वेश्चन आएगा और 2 नंबर के एमसीक्यू आएंगे, एक नंबर के, और बाकी आपके 5 नंबर का आपका रेशियो एनालिसिस बैठता है और 7 नंबर का ये है। तो कुल मिला के 20 नंबर में पूरा डिवीजन है आपके 20 नंबर के जो चैप्टर 3rd बुक जो आपकी है, तो उसी के बेसिस पे आज हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूं जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था, उसके बाद ये पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा। माय डियर, मैं रटवा कुछ भी चीज नहीं रहा, बस यहां चीजें फॉर्मेट है तो इसलिए लिख दिया, समझाऊंगा इसके बेसिस पे। लेकिन एक छोटी सी बातचीत मेरी सुन लें कि हम बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे करते थे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक से। तो माय डियर, हम लोगों ने 11th क्लास के बारे में अगर मैं बात करूं तो 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कुछ इस प्रकार से। ऊपर का हिस्सा कहलाता था ट्रेडिंग अकाउंट और नीचे का हिस्सा कहलाता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये तो कहलाता था ट्रेडिंग अकाउंट और ये कहलाता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद क्या बनती थी? बैलेंस शीट बनती थी। इसके बाद बैलेंस शीट बनती थी। बैलेंस शीट क्या थी, मैं थोड़ा इधर बताता हूं। इसके बाद आपकी बैलेंस शीट बनती थी और बैलेंस शीट क्या होती थी? इधर होती थी लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। ये पुराना फॉर्मेट है माय डियर, जो मैंने ऊपर लिख रखा है, इस साइड लिख रखा, अभी उसके बारे में बातचीत मत करो, अभी बस देख लो चीजों के बारे में ये अल्टीमेटली थे क्या। तो हम लोगों ने जो पढ़ा था उसके बेसिस पर अगर मैं डिस्कशन करूं, उसके बेसिस पे डिस्कशन करूं, तो ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस साइड तो होती थी इनकम और इस साइड होते थे खर्चे। ट्रेडिंग अकाउंट में जाते थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और प्रॉफिट एंड लॉस में जाते थे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसको मैंने शोरूम और फैक्ट्री के नाम से बाइफरकेट किया था कि शोरूम के खर्चे तो नीचे चले जाते हैं और फैक्ट्री के खर्चे ऊपर चले जाते हैं। इस तरीके से मैंने इसको बाइफरकेट किया था। और इस साइड में आती थी आपकी इनकम, जिसमें आपकी डायरेक्ट इनकम सेल्स होती थी, जिसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में डालते थे, और बाकी इनडायरेक्ट इनकम जैसे रेंट रिसीव्ड हो गया या कमीशन रिसीव्ड हो गया या डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, ऐसी कोई भी इनकम, इनडायरेक्ट इनकम जो होती थी वो आप यहां डालते थे। यही कॉन्सेप्ट हुआ करता था, कोई नई चीज नहीं हुआ करती थी। अब क्या है, ये था पुराना फॉर्मेट। और बैलेंस शीट क्या थी? बैलेंस शीट में वही घिसी पिटी चीजें थी, लायबिलिटी इस साइड, एसेट इस साइड, और इनका टोटल मैच करता था आपस में, ये दोनों के दोनों मैच करते थे। अब क्या हुआ, ये टोटल जैसे मैंने बताया आपको, ये टैली होता था, मैच करता था। तो अब क्या हुआ माय डियर, नया फॉर्मेट आया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, मतलब ट्रेडिंग नाम खत्म कर दिया नए फॉर्मेट में। अभी बताऊंगा, इस बैलेंस शीट के बाद आपके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर ही आऊंगा। अब आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, और अकाउंट भी नहीं है भैया वो, अब क्या है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आई बात? स्टेटमेंट मतलब किया कुछ नहीं है, सारे के सारे खर्चे एक तरफ लिख दिए, सारी की सारी इनकम एक तरफ लिख दी। मतलब कुछ इस प्रकार से लिख दिया, मतलब इनकम ऊपर, इसमें से खर्चे घटा दिए सारे के सारे, चाहे वो आपके डायरेक्ट खर्चे हो चाहे आपके इनडायरेक्ट खर्चे हो। इसके बाद जो आएगा वो यहां, इसमें से फिर आपको टैक्स वगैरह माइनस करना होता है और उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है? प्रॉफिट।
ये वही प्रॉफिट है जो नेट प्रॉफिट मैंने आपको बोला था। ठीक है जी, क्या है ये? नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट जो है कहां चला जाएगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और ये नेट प्रॉफिट कहां चला जाएगा? वही कैपिटल में जुड़ जाया करता था। 11वीं में यही तो बताया था, नई चीज तो नहीं है, उसी के बेसिस पे चलेंगे। मेन बात है बैलेंस शीट सिखाना, उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, इसमें तो मैं बहुत जल्दी समझा दूंगा, इसमें कुछ है भी नहीं, सारा खेल है बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट में क्या है माय डियर? बैलेंस शीट अब जो है ना, पहले तो ऐसी थी टी फॉर्मेट में, अब हो गई है वर्टिकल। वर्टिकल नहीं, बिल्कुल खड़ी खड़ी। खड़ी खड़ी इन द सेंस, आपने बुक के फॉर्मेट को देखा होगा, यहां के फॉर्मेट को देखा, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे बहुत ज्यादा कि बैलेंस शीट बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। कुछ हार्ड नहीं है, सब बकवास है। अभी दिखाता हूं क्या किया इन्होंने। किया क्या है? कैपिटल जहां था वही है, कैपिटल के नीचे आता था रिजर्व एंड सरप्लस, फिर आया करते थे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, फिर आते थे करंट लाइबिलिटी, यही सब तो था, यही सब तो था। इधर आया करता था फिक्स्ड एसेट, इधर आया करता था करंट एसेट। कोई नई चीज तो नहीं बताई मैंने, पुरानी चीज है जो आपने 11th क्लास में सीखी थी। ये चार चीजें आपकी होती थी लाइबिलिटी में और ये दो चीजें होती थी एसेट में। कुछ नहीं किया गया, इसको उठाया पूरा का पूरा और नीचे लगा दिया लाके, मतलब इसको और लंबा कर दिया, इसको और लंबा कर दिया। लंबा कर दिया इन द सेंस ये फिक्स्ड एसेट इसके नीचे आ गए, मतलब ये एसेट पूरा का पूरा इस तरीके से बन गया। ठीक है जी, एसेट के नीचे क्या आ गया? एक आ गया फिक्स्ड एसेट, एक आ गया करंट एसेट। ठीक है जी, और बाकी टोटल फिर मैच कर गया। मतलब पहले इन दोनों के टोटल हो रहे थे, अब भी इन दोनों के टोटल हो रहे हैं, लायबिलिटी और एसेट का टोटल मैच करेगा। बस पहले यहां पर था बराबर बराबर में, अब एसेट वाले को लायबिलिटी के नीचे रख दिया। ऊपर लायबिलिटी हो गई, नीचे एसेट होगी, हर चीज वही है, कुछ नहीं बदला। जो बदला है वो मैं खुद बताऊंगा आपको, बाकी सब सेम है। नौटंकी है बस जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। नंबर नहीं बनाने इन्हें, पैसे नहीं बनाने, अपने बुक नहीं बेचनी है इन्हें, इस वजह से नौटंकी कर रखी है और कुछ नहीं है, सब कुछ वही है पुराना, बस थोड़े बहुत नाम बदले। जैसे कि इसका नाम बदल के शेयर होल्डर फंड रख दिया, मतलब शेयर होल्डर फंड में तो खैर ये दोनों भी आते हैं। शेयर कैपिटल तो हम पढ़ते ही थे, आपने पढ़ी नहीं है क्योंकि 11th क्लास में शेयर्स नहीं थे। पुराने बच्चे जिन्होंने पुरानी बैलेंस शीट पढ़ी है शेयर्स में भी, उन बच्चों ने इसी के बेसिस पे काम किया है। और माय डियर बैलेंस शीट आपकी कंपनी अकाउंट्स का भी पार्ट है। कंपनी अकाउंट में थोड़ी थोड़ी जो बैलेंस शीट बनानी पड़ती है ना, वो इसी से जुड़ी हुई है। कई बच्चे कह रहे थे भैया हमारी बुक में बैलेंस शीट का क्वेश्चन मांगा है, वो कैसे कराओगे? तो माय डियर यहाँ कराऊंगा मैं उसको। इस बैलेंस शीट के तुरंत बाद में नोट्स टू अकाउंट्स बनवाऊंगा ना, उस नोट्स टू अकाउंट्स में सबसे पहला ही शेयर कैपिटल का नोट है, तो उसमें पहले डिस्कस करूंगा कि कॉल्स इन एडवांस कहां आते हैं, कॉल्स इन एरियर्स कहां आते हैं, शेयर फॉर फ्यूचर अमाउंट कहां आता है, ये सब कुछ मैं इसमें डिस्कस करूंगा। ठीक है जी, तो पहले देख लें, इसका नाम बदल के कर दिया नॉन करंट लाइबिलिटी, इसका करंट लाइबिलिटी ही है। ये फिक्स्ड एसेट का नाम बदल के कर दिया नॉन करंट एसेट, और बाकी सब सेम है। बस है कुछ हार्ड? अब कहोगे यार खिचड़ी बन गई, क्या हार्ड और आसान बता रहा तू? है कुछ नहीं भैया, इसको उठा के नीचे रख दिया और थोड़े बहुत इनकी सजावट कर दी। बात समझ में आती है? अब जरा बात को जरा ध्यान से सुनो, मैं इतने एरिया में आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझाता हूं, उसके बाद फिर यहां क्लियर होगी। तो जगह नहीं थी इसलिए मैं टुकड़ों में बनाना पड़ा। ये जो एरिया है ना ये वाला, ये इसके नीचे आ रहा है, बस क्या है कि स्पेस नहीं था, इस वजह से मुझे उधर लिखना पड़ा। अब जरा मेरी बात को समझें, नई बैलेंस शीट किस प्रकार से, ये तो समझ में आ गया कि वर्टिकल फॉर्मेट है, ऊपर लायबिलिटी और नीचे एसेट। तो उस बेसिस पर कुछ इस प्रकार से है, कुछ इस प्रकार से है फॉर्मेट। ऊपर आ गई लायबिलिटी, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, और ये आपकी अमाउंट वाला कॉलम आ गया। अमाउंट करंट ईयर फिगर का है माय डियर। नई बैलेंस शीट का बस यही फायदा है कि करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों की अमाउंट आपको मिलेगी।
पिछली पुरानी बैलेंस शीट में क्या होता था कि अगर मान लो आप 2022 की बात कर रहे हैं, तो अगर आपको कंपैरिजन करना है, जो आपने रेशियो एनालिसिस में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं रेशियो एनालिसिस चैप्टर बताऊंगा अभी, यही कराऊंगा अभी यूट्यूब पे, तो आप वहां भी देख लेना कि रेशियोज कंपैरिजन पर्पस के लिए होते हैं। जब एक कंपनी को दूसरी कंपनी से कंपैरिजन करना पड़ता है कौन सी कंपनी बेस्ट है, या फिर एक कंपनी डेवलप कर रही है या नहीं कर रही, तो उसके एक से ज्यादा ईयर्स, मतलब 2022 की कंपैरिजन 2021 से हो रही होगी या 2022 की कंपैरिजन 2023 से हो रही होगी, तो हमें क्या होता है कि बैलेंस शीट चाहिए होती है। तो 2022 का कंपैरिजन अगर आप करोगे तो आपको, पुरानी बैलेंस शीट की बात कर रहा हूं, तो आपको 2021 की बैलेंस शीट भी मंगानी पड़ती है, तो बार बार डबल मेहनत करनी पड़ती है। पर नए फॉर्मेट में फायदा क्या हुआ है कि माय डियर, नए फॉर्मेट में दोनों कॉलम है, करंट ईयर फिगर भी और प्रीवियस ईयर फिगर भी, मतलब आप तुरंत कंपैरिजन कर सकते हो कि शेयर कैपिटल पिछली बार कितने थे, इस बार कितने हैं, कितना बदलाव हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस पहले कितने थे, अब कितने हैं, बात समझ में आती है। नॉन करंट एसेट पहले कितने थे, अब कितने हैं, कैश पहले कितना था, अब कितना है, इस तरीके से आप कंपैरिजन कर सकते हो। फिलहाल मैं सिंपल एक फॉर्मेट की बात कर रहा हूं। तो मैंने क्या कहा, ऊपर इक्विटी एंड लायबिलिटी और नीचे क्या हो गया, एसेट। इसको मैं पहला पार्ट दे दूं, इसको मैं सेकंड पार्ट दे देता हूं। तो माय डियर, इसके नीचे पहला ए पार्ट है था हमारा शेयर होल्डर्स फंड, थोड़ी सजावट कर दी गई और कुछ नहीं किया, और इसके अंदर भी सब हेड है, मतलब पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसके अंदर एक हेड शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर्स फंड के भी 3 पार्ट हैं। पहला है क्या वाला, शेयर कैपिटल, और दूसरा है आपका रिजर्व एंड सरप्लस, तीसरा है आपका शेयर वारंट। इसके बाद आपका बी पार्ट आया, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, बताऊंगा इसके बारे में क्या है। सी पार्ट नॉन करंट लायबिलिटी, और डी पार्ट करंट लायबिलिटी। ठीक है जी, तो आपके ये 3 हो गए, ये आपके 3 हो गए, बात समझ में आती है कुछ नहीं। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एक साथ डाल दिए, शेयर वारंट और शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट क्या है बताऊंगा इसके बारे में भी क्या था ये। नॉन करंट लायबिलिटी कुछ नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का ही नाम बदल क्या कर दिया, नॉन करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी जैसी थी वैसी ही है। अब एसेट में क्या लाते हैं, इसका टोटल यहां कर देते हैं। एसेट में क्या है, थोड़ा नीचे कर लेते हैं एसेट को, चलो अब लिख दिया सो लिख दिया, इतना तो समझदार हुई। नॉन करंट एसेट, और बी पार्ट है आपका करंट एसेट। तो माय डियर, इसका टोटल इस वाले टोटल से मैच करेगा। ये नॉन करंट एसेट क्या, वही फिक्स्ड एसेट। अब नॉन करंट एसेट नाम भी क्यों दिया इसके बारे में बताऊंगा। ये है न्यू फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट का नया फॉर्मेट है, लेकिन क्या है कि आपको फॉर्मेट में फंसाना था सबको, तो फंसा दिया। ये है सही फॉर्मेट एग्जैक्टली। आपको इसी तरीके से एग्जाम में करना है, बस थोड़ा स्पीडली कराया इसलिए राइटिंग में थोड़ा सा दिक्कत हुई होगी, और राइटिंग में कोई नोट करने वाली इतनी खास बात है नहीं, क्योंकि बुक में भी आपको दे रखी है और मैंने यहां साफ सुथरा लिख भी दिया। तो मैं बस इसको समझाऊंगा और आपके सब कुछ क्लियर आ जाएगा। एज सच बिल्कुल सिंपल है। अब जरा देखें एक एक करके। हम बात करते हैं लायबिलिटी साइड की। तो माय डियर, लायबिलिटी साइड के नीचे ही एसेट साइड है, ठीक है ना। कोई ये मत समझ लेना कि उधर ये अलग है ये अलग है, ऐसा कुछ नहीं है, बस स्पेस की वजह से मैंने ऐसा किया, ठीक है। तो पहला हमारा हेड क्या आता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी, मेन हेड पहला पार्ट, और उसके ठीक नीचे क्या, एसेट वाला दूसरा पार्ट। इसके नीचे हेड आए 4, कौन कौन से, शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। उसके अंदर आए 2 हेड, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। तो माय डियर, शेयर होल्डर्स फंड के भी 3 पार्ट हैं, क्या, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और शेयर वारंट। और बाकी इनके अंदर तो आपको पता ही है, जो 12 महीने से ऊपर लायबिलिटी हो गई वो नॉन करंट लायबिलिटी में, जो 12 महीने के अंदर अंदर है वो करंट लायबिलिटी में। ये आपको मैंने 11वीं क्लास में बताया था, पर यहां पर मैं आपको इनके रूल्स बताऊंगा। यहां हम करेंगे डिटेल्ड डिस्कशन। मैंने उस टाइम भी कहा था कि करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, वहां लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नाम यूज करता था मैं, करंट लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट, इनमें सिर्फ एक ही डिफरेंस बताया था कि 12 महीने से ऊपर तो फिक्स्ड हो गए, 12 महीने से नीचे आपके करंट हो गए।
12 महीने से ऊपर आपके लॉन्ग टर्म हो गए और 12 महीने से नीचे आपका करंट हो गया। यही बोला था मैंने। अब मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा कि और क्या क्या इनके रूल्स हैं। 12th का टॉपिक है, इसीलिए यहां डिस्कस कर रहे हैं। तो माय डियर जरा एक बार पहले और फटाफट नजर डाल लें, ताकि फटाफट इनकी जो मेन चीजें समझा डालूं मैं आपको। नॉन करंट लायबिलिटी में आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग, नाम से पता चल रहा है लॉन्ग टर्म है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, जो हमने टैक्स आगे फर्दर डेफर कर दिया है, मतलब भेज दिया, फॉरवर्ड कर दिया है। अदर नॉन करंट लायबिलिटी, जो भी 12 महीने से ऊपर रही हो। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, जो भी प्रोविजंस लॉन्ग टर्म रहे हो, लॉन्ग टर्म का बताइए आपको 12 महीने से ऊपर। करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल्स वही हैं आपके क्रेडिटर्स वगैरह, और बिल्स पेबल, ये इसके अंदर आ जाते हैं। करंट अदर करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, और कॉल्स इन एडवांस माय डियर करंट लायबिलिटी का पार्ट है। कॉल्स इन एडवांस कौन से वाले, जो मैंने आपको शेयर्स में पढ़ाए थे, वही कॉल्स इन एडवांस। वो क्या होंगे आपके, वो करंट लायबिलिटी में आपको शो करने पड़ेंगे। कॉल्स इन एरियर्स आपके शो करने पड़ेंगे शेयर कैपिटल में, लेकिन ये कहां शो करोगे आप, करंट लायबिलिटी के अंदर। क्यों करोगे, इसका मैं आपको रीजन बताऊंगा जब मैं आपको शेयर कैपिटल वाला नोट लिखवाऊंगा। ठीक है जी। मेरे पार्ट पे क्या क्या पेंडिंग है, इसके अंदर इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों आ जाते हैं। इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के अंदर दोनों आ जाते हैं। माय डियर अगर ज्यादा कैलकुलेशन होगी तो आपको इसका एक नोट देना पड़ेगा, और नोट देके आप उसकी कैलकुलेशन अलग करेंगे। समझ में आई बात। अगर सीधी सीधी अमाउंट दे रखी है तो आप सीधी सीधी डालें, सीधी सीधी नहीं दे रखी है तो आप इसका एक अलग नोट डालेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस का मैं आपको नोट दिखाऊंगा। रिजर्व एंड सरप्लस में आपके जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं, चाहे करंट ईयर का प्रॉफिट हो, चाहे लास्ट ईयर का प्रॉफिट हो, चाहे कैपिटल रिजर्व हो, चाहे कैपिटल रिजर्व रिडम्पशन रिजर्व हो, चाहे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व हो, चाहे आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो, कोई सा भी रिजर्व हो किसी भी प्रकार का, वो सारा का सारा रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाता है। ठीक है जी। तो उसका भी नोट बताऊंगा मैं आपको। शेयर वारंट क्या होता है, बिल्कुल, एक तो ये चीज पेंडिंग है मेरे पार्ट पे, एक ये चीज अभी बताता हूं। पहले इस पे और आ जाते हैं माय डियर। एक ही आपका नॉन करंट एसेट और करंट एसेट है। नॉन करंट में आपका फिक्स्ड एसेट भी आता है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आ जाती है, और क्या नाम है, डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस है। आपको पता है, आपको लोन किसी को देते हो तो आपके लिए एसेट बन जाती है वो, और नॉन करंट एसेट। करंट एसेट में आपकी ये सब चीजें, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, और आपका ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में आपका बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स दोनों आते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और अदर करंट एसेट्स। माय डियर मुद्दा आता है कि इसका नाम नॉन करंट एसेट क्यों रखा गया। माय डियर इसका नाम नॉन करंट एसेट इसलिए रखा गया क्योंकि आपके इंटेंजिबल एसेट्स आर, इंटेंजिबल एसेट्स बोले तो गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, नो हाउ, ये सब आपकी क्या होती हैं, इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। तो जो इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में अगर ना पता हो तो गुडविल की पहली वीडियो, गुडविल की प्लेलिस्ट बनी हुई, इसमें पहली वीडियो इंटेंजिबल एसेट के ऊपर ही है, पूरी की पूरी वीडियो इसके ऊपर है। तो इतना टाइम मैं यहाँ खराब नहीं करूंगा इंटेंजिबल एसेट को बताने में। तो इंटेंजिबल एसेट्स जो होती हैं वो फिक्स्ड एसेट नहीं होती, लेकिन पिछली वाली बैलेंस शीट, पुरानी बैलेंस शीट में इंटेंजिबल एसेट को कोई हेड नहीं दे रखा था, इस वजह से यहां नाम बदल दिया गया। अब नॉन करंट एसेट के अंदर फिक्स्ड एसेट भी आएंगे और इंटेंजिबल एसेट्स भी आएंगे, मतलब टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल दोनों आएंगे। यहां मैं ऐसे भी लिख सकता था, नॉन करंट एसेट दो हिस्सों में बटा हुआ है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। यहां मैं दो लिख देता, लेकिन फिर ये डिटेल नहीं बता पाता। लेकिन मेरे ख्याल से अब तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। दो चीजें, शेयर वारंट और शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। वारंट की बात करता हूं माय डियर, एक होता है शेयर सर्टिफिकेट, एक होता है शेयर सर्टिफिकेट और एक होता है शेयर वारंट। शेयर सर्टिफिकेट का मतलब होता है जब आप शेयर्स इशू करते हो, कंपनी शेयर्स इशू कर रही है किसी बंदे को, उस बंदे ने क्या करा, शेयर्स खरीद लिए। जब उस बंदे ने शेयर्स खरीद लिए तो कंपनी एक सर्टिफिकेट इशू करती है, उस बंदे का नाम लिखती है इसके ऊपर। जैसे कि मान लीजिए ये कंपनी है, ये कंपनी है और ये है मिस्टर राम, मिस्टर राम। तो क्या हुआ, मिस्टर राम ने यहां पर कैश दिया और बदले में क्या ले लिए, शेयर्स ले लिए। राम कैसे शेयर्स का मालिक हुआ, कैसे पता चला, तो एक तरीके का सर्टिफिकेट इशू करती है सरकार, सॉरी सरकार कह रहा कंपनी, और कंपनी लिखती है कि राम नाम का एक बंदा है जिसको इतने इतने शेयर्स, शेयर्स मान लो 1000 शेयर्स
और 10 रुपए के 1 के हिसाब से हमने दे डाले। किसका नाम लिखा? राम का नाम लिखा। तो माय डियर शेयर सर्टिफिकेट इसको बोलते हैं। अगर खो गया सर्टिफिकेट तो क्या कर सकते हो? अपने डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड वगैरह जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट कंपनी में दिखाओ। उसके बाद क्या कर सकते हो? आप शेयर सर्टिफिकेट, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हो कंपनी से। जो भी उनकी प्रेस्क्राइब्ड फीस होगी वो आप उन्हें पे कर देना। ठीक है जी। तो शेयर सर्टिफिकेट तो कुछ इस प्रकार से होता है। शेयर वारंट, हाँ एक चीज और, शेयर सर्टिफिकेट अगर आप मान लीजिए किसी राम किसी और को शेयर बेचता है ना, मान लो राम श्याम को बेचता है, तो माय डियर उसे कंपनी में आके नाम चेंज कराना पड़ेगा। कंपनी में आके अपना नाम कटवा के यहां पर श्याम का नाम लिखवाना पड़ेगा कि भैया मैंने शेयर्स किसी और को दे दिए। ये होता है इसमें शेयर सर्टिफिकेट में। शेयर वारंट क्या होता है? शेयर वारंट होता है एक तरीके से आपका कागज का नोट होता है। आपके पास 500 का नोट है, वो 500 का नोट अगर आपसे गिर गया और किसी और को मिल गया तो माय डियर उसका मालिक कौन है? जिसको मिल गया वही उसका मालिक है। इसको हम बोलते हैं बियरर। बियरर डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं इसको। बियरर डॉक्यूमेंट इन द सेंस, मैंने आपको डिबेंचर्स में ही पढ़ाया था कि बियरर डिबेंचर्स भी होते थे उसके अंदर, अनरजिस्टर्ड डिबेंचर्स। वही कॉन्सेप्ट इसके अंदर भी है, शेयर वारंट में भी। शेयर वारंट में सर्टिफिकेट तो होता है लेकिन उसमें किसी का भी नाम लिखा हुआ नहीं होता। सर्टिफिकेट में सिर्फ इतना लिखा होता है 1000 शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक। किसी का नाम नहीं होगा। वो सिर्फ डिलीवरी देते ही सामने वाले बंदे को, मान लो राम श्याम को बेचना चाहता है तो वो कंपनी के पास नहीं आएगा, वो श्याम से जितने रुपए लेने ले लेगा और वो सर्टिफिकेट जो है, सॉरी वारंट जो है किसको पकड़ा देगा? श्याम को। अब मालिक कौन है? अब श्याम मालिक है। मान लो आपका वो गिर गया रास्ते में, तो भाई साहब जिसको मिला वो उसका मालिक है। आपके पास से गिर गया ना तो बात खत्म हो गई, आप उसको दोबारा गेन नहीं कर सकते। बहुत खतरनाक चीज होती है। तो शेयर वारंट, पहले ऐसा कोई हेड नहीं था, पर अब नई बैलेंस शीट में ये वाला हेड भी डाल दिया गया है, शेयर वारंट का भी। एक आया आपका शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। माय डियर ये क्या चीज है? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में ख्याल से ये बात तो समझ में आ गई होगी। एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट की बात करता हूं। माय डियर मैंने आपसे कहा था जब आप शेयर्स को इशू करते हो, जब आप शेयर्स को इशू करते हो तो या तो आप इसे क्या करते हो, वो लमसम पेमेंट ले लेते हो या आप लेते हो इंस्टॉलमेंट्स में। बात समझ में आती है? अगर आप लमसम लेते हो या इंस्टॉलमेंट लेते हो तो पहले क्या आता है? पहले बैंक में पैसा आता है, उसके बाद आप शेयर्स क्या करते हो? अलॉट करते हो, उसके बाद शेयर्स देते हो। यही तो रूल है। मतलब मैंने कहा ये कंपनी है और ये पब्लिक है, तो पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक पहले पैसा देगी और फिर उनको क्या दिए जाएंगे? शेयर्स दिए जाएंगे। मान लीजिए पैसा आ गया, फिर कोई प्रॉब्लम हो गई, आप शेयर्स इशू नहीं कर पाए, मतलब थोड़ा डिले हो गया और 31 मार्च आ गई। 31 मार्च को बैलेंस शीट बनती है। मान लीजिए फरवरी में आपका पैसा आ गया, मार्च में किसी कारणवश आप शेयर्स इशू नहीं कर पाए, तो ये लोग मालिक नहीं बने। जिन्होंने शेयर्स के लिए पैसे दे दिए ये मालिक नहीं बने। पैसा किसके पास है? पैसा है कंपनी के पास। पैसा कंपनी के पास आ चुका है पर शेयर्स कंपनी के पास से नहीं गए। तो इस केस में बड़ी नौटंकी हुआ करती थी पहले। क्यों? जब पैसा आएगा तो आप एंट्री डालोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और फिर डालते थे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यही तो होता है शेयर कैपिटल। तो आपका क्या, एप्लीकेशन से एप्लीकेशन खत्म, बैंक में पैसा आ गया, शेयर कैपिटल चला गया। तो आप क्या करते थे? एसेट साइड में आप डाल देते बैंक और लायबिलिटी साइड में आप शेयर कैपिटल की वो अमाउंट शो कर देते थे। पर माय डियर अगर मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर ही बैलेंस शीट बनानी पड़ जाए, मतलब ये तो आपने शेयर्स अभी दिए ही नहीं है, इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर ही आपको अगर बैलेंस शीट बनानी पड़ जाए तो क्या करोगे? पैसा तो आया है, आपने एसेट बढ़ा दी, अब लायबिलिटी कितने रुपए से बढ़ाओगे और कैसे बढ़ाओगे? तो माय डियर सेम अमाउंट से हम लायबिलिटी बढ़ाएंगे पर उसको हम शेयर कैपिटल में नहीं डालेंगे। पहले हमारे साथ प्रॉब्लम थी, शेयर कैपिटल में डाल नहीं सकते क्योंकि शेयर्स नहीं दिए, रिजर्व एंड सरप्लस में डाल नहीं सकते क्योंकि हमारा मोटा पैसा, मतलब लंबे समय के लिए पैसा है नहीं, वो वारंट वो है नहीं। बाकी नॉन करंट लायबिलिटी में एडजस्ट करते थे या फिर करंट लायबिलिटी में एडजस्ट करते थे। उल्टी सीधी चीजें कहीं बाढ़ दो। उस एप्लीकेशन के पैसों को हम ज्यादातर पिछली बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में डालते थे, गलत ट्रीटमेंट था। लेकिन अब नया हेड दे दिया शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अगर ऐसा कोई पैसा आ जाता है और आप शेयर्स अलॉट करने में लेट हो जाते हो तो आप उस पैसे को कहां शो कर सकते हो? आप उस पैसे को यहां पर शो
कर सकते हो। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। मैंने काफी ज्यादा इसको कर डाला, मेरे ख्याल से वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है, कोई बात नहीं। माय डियर, बैलेंस शीट तो आपको समझ में आई। बैलेंस शीट में अब हमारे पास नोट्स टू अकाउंट्स रह रहे हैं। नोट्स टू अकाउंट्स के बाद हमारे पास सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा। माय डियर, हो सकता है ये आपके 3 वीडियो में कंप्लीट हो पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या 4 वीडियो भी लगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पूरा का पूरा 100% कराऊंगा। 7 नंबर का चैप्टर है, पूरी वीडियोस देख लोगे। 7 नंबर फ्री के हैं, क्लियर सुन लेना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कंप्लीट थ्योरी है, कंप्लीट थ्योरी, और कंप्लीट थ्योरी ही मैं यहां कराऊंगा, सारे पॉइंट्स कवर करूंगा। अगर आप बैठे बैठे से देख भी लोगे ना, प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम में ऐसे कैसे टिक लगा के आओगे और लिख के भी आओगे पूरा का पूरा। जितना मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं इतना डिटेल में आपको मिलेगा नहीं कहीं पर, ठीक है जी। तो भैया वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स को बताइएगा, और बताइएगा कि हम लोग दोबारा स्टार्ट कर चुके हैं। अब हमारी 20 नंबर की सीरीज स्टार्ट है। 20 नंबर की सीरीज कंप्लीट करा के हम लोग 1 शॉट वीडियोस में हम लोग रिवीजन भी कवर अप करेंगे। एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है, और थोड़ा सा अब भी फोकस कर लीजिए, हो जाएगा। नहीं करोगे तो नुकसान कर लोगे, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।